गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, इमेजिनरी नंबर को हम लिखते कैसे हैं, और हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस IB के फॉर्म में लिखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं और इससे हमें क्या फायदा होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए तो हमें ऐसा कुछ सेलेक्ट करना होगा जो खुद वो भी टर्म अपने आप में अकेले दो पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो हम लोग जानते हैं इस प्लेन का अगर हम कोई सा पॉइंट सेलेक्ट करें तो किसी भी पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और उसका एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही पॉइंट्स अपने आप में वो अकेले दो पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट भी दो पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है और एक कॉम्प्लेक्स भी दो पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से हम इसके रियल पार्ट को पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट से रिलेट करते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट्स को हम पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करते हैं। अगर a के बारे में सोचा जाए तो a माइनस इंफानाइट से प्लस इंफानाइट तक कुछ भी हो सकता है और b माइनस इंफानाइट से प्लस इंफानाइट तक कुछ भी हो सकता है, और इसके अलग अलग वैल्यूज के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग बनता चला जाएगा। उसी तरीके से यहां भी दो पैरामीटर्स हैं x और y, तो हम x की वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं माइनस इंफानाइट टू प्लस इंफानाइट, एंड y की वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं माइनस इंफानाइट टू प्लस इंफानाइट। इसका मतलब इस प्लेन के सारे पॉइंट्स अगर कंसीडर किए जाएं तो दुनिया के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट सेलेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर a प्लस IB एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला अगर पॉइंट्स हम बनाना चाहेंगे तो एक पॉइंट्स अगर हमने ड्रॉ कर दिया a, B, तो हम क्या कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस IB जिसको रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट्स क्या है a, B। यहां एक बात और ध्यान से समझना होगा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई पॉइंट होता है? नहीं। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं कि एक्चुअली ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसे किसी भी रियल वर्ल्ड के फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करके नहीं समझा जा सकता है। बट यहां पर हम इसे पॉइंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट है, बट हम पॉइंट के साथ सिर्फ इसलिए एसोसिएट करते हैं ताकि जो इसके कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं वो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको एसोसिएट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसमें काफी कम समय लगता है और उसका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी पॉइंट के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स हैं, पॉइंट्स में भी दो पैरामीटर्स हैं, जिस वजह से एसोसिएट करने के बाद हम ज्योमेट्रिकली सोच पाते हैं और हमारे कैलकुलेशन का पार्ट बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ इस वजह से हम एसोसिएट करते हैं। तो इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स a, B को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट के साथ रिप्रेजेंट किया, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी पॉइंट को अगर ओरिजिन के साथ
ज्वाइन कर दिया जाए और इसे एक वेक्टर का फॉर्म दिया जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो एक वेक्टर बना इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इसी वेक्टर को, जो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट इसी वेक्टर को हम बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। इसका मतलब यही क्या है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पॉइंट्स के थ्रू भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए और उसी को अगर हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो जो एक पोजीशन वेक्टर बना उसके थ्रू भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर पाए। अब इसके बाद इस लेक्चर में, इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ टर्म्स हम लोग शॉर्ट में समझेंगे और बाद में फिर सेपरेटली वन बाय वन सारे टर्म्स के लिए हम डिटेल से अलग अलग लेक्चर में उन बातों को डिटेल से समझेंगे। तो यहां 3 टर्म्स है, मॉडुलस, आर्गुमेंट और कंजुगेट। तो इन टर्म्स के बारे में वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। हमने पॉइंट बनाया, फिर उसे ओरिजिन से ज्वाइन किया, मीन्स इसको एक वेक्टर मानते हुए हमने इसे रिप्रेजेंट किया। ये पॉइंट क्या है, a, b, रियल पार्ट x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट y कोऑर्डिनेट। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो a एंड b, जो ये 2 पैरामीटर्स हैं, ये बेसिकली क्या बताते हैं कि अगर ओरिजिन पर कोई हो और उसे इस लोकेशन तक जाना हो तो उसे क्या बताया जा सकता है कि यहां पर खड़ा कोई आदमी यहां तक पहुंच जाए। तो अगर उसे कहा जाए कि x एक्सिस की तरफ a डिस्टेंस चलो और y एक्सिस की तरफ b डिस्टेंस चलो, तो वहां पहुंच सकता है। तो यही a x कोऑर्डिनेट और यही b y कोऑर्डिनेट, और कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में यही a रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और यही b इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने क्या देखा, हमें 2 पैरामीटर की जरूरत होती है। ओरिजिन से अगर किसी को किसी दूसरे पॉइंट्स पर भेजना हो तो उस लोकेशन को, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हमें 2 पैरामीटर की जरूरत होती है, तो a एंड b। इसी बात को अगर हम अलग तरीके से समझें कि क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे यहां पर खड़े किसी आदमी को हम इस पॉइंट तक भेज पाएं और उसे एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हमें कहां जाना है। तो एक तरीका हुआ कि x एक्सिस की तरफ a डिस्टेंस जाओ, y एक्सिस की तरफ b डिस्टेंस जाओ। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि उसे हम एग्जैक्टली हम यहां से डायरेक्शन बता दें कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर उसे बता दिया जाए कि वो इस डायरेक्शन में उसे जाना है और कितना डिस्टेंस जाना है, तब भी वो वहां पहुंच सकता है, एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुंच सकता है। मतलब अगर उसे ये बता दिया जाए किस डायरेक्शन में जाना है, मींस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल वाले डायरेक्शन में जाना है ना, उस डायरेक्शन में जाना है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा हो, थीटा, और कितना डिस्टेंस जाना है वो बता दिया जाए r, तब भी वो यहां तक पहुंच सकता है। तो ये डिस्टेंस r पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, r इज इक्वल टू √a² प्लस b²। तो यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया a, b, है ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया a, b से। और एक दूसरा तरीका होता है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, अगर उसे ये बता दिया जाए कि कितना डिस्टेंस जाना है r, जिसे हमने क्या माना है, r किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर उसे बता दिया जाए कितना डिस्टेंस जाना है और उसे यह बता दिया जाए कि किस डायरेक्शन में जाना है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए जाना है, तब भी ये उस पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो इस पॉइंट को हम a, b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस पॉइंट को हम r, थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो r क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा क्या है कि जिस डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अब हम वन बाय वन सारे टर्म्स को समझेंगे। तो सबसे पहले है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है? तो जो r हमने लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स जो पॉइंट्स हैं, हमने जो पॉइंट बनाया है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस। तो मॉड जेड बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और पैथागोरस थ्योरम से हमने देखा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आ गया? √a² प्लस b²। ठीक है। तो हमेशा मॉडुलस वर्ड्स जब भी हम सुने तो सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हमें क्या हमारे सामने लिखा हुआ है, हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, और उसका वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं? ARG ब्रैकेट जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो जो हमने बताया थीटा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये लाइन जब हमने ओरिजिन और उस पॉइंट को ज्वाइन किया तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम 2π ऐड करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो फिर से घूम के उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर यहां पर हम थीटा के साथ 2π, 4π, 6π प्लस माइनस भी करें तो उससे ये आर्गुमेंट गलत नहीं आता, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हम थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा प्लस 2nπ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 2π भी ऐड कर सकते हैं, 4π भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कंजुगेट। a प्लस IB एक कंप्लेक्स नंबर था और हमने उसे पॉइंट से भी बनाया। अगर इसी पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन ले लिया जाए अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना ऊपर था उतना ही नीचे, ठीक उसके नीचे जितना ऊपर था उतना नीचे हमने एक दूसरा पॉइंट बनाया, मीन्स रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन अगर किसी लाइन के अबाउट हो तो ऐसा समझ लो जैसे इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेना है तो यहां पर हमने एक कुछ डॉट बनाया, पेंट किया, और जिस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है वहां से अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो ये डॉट दूसरी तरफ जहां भी बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो जितना ऊपर पॉइंट्स था उतना ही नीचे हमने पॉइंट्स बनाया, और इसका कोऑर्डिनेट लेफ्ट राइट जाने पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो हमें लेफ्ट राइट नहीं जाना है, तो यहां का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए, और वाई कोऑर्डिनेट अगर ये पॉजिटिव था अब नीचे आ गया तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -b। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो जब भी कंजुगेट किसी कंप्लेक्स नंबर के कंजुगेट की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पहली बात कि उस कंप्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन की बात की जा रही है, एंड रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। और कंजुगेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? जेड, जेड के ऊपर एक लाइन जिसे हम क्या पढ़ते हैं? जेड बार। तो जैसा हमने देखा रिफ्लेक्शन लेने के बाद a, b पॉइंट्स क्या बन गया? a, -b,
और इसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जाए तो जेड बार इज इक्वल टू ए, जो कि रियल पार्ट्स है, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, माइनस बी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी a प्लस आई बी या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना हो तो सिंपली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स अगर वो पॉजिटिव है तो कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा, और अगर वो निगेटिव है तो कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। इसको हम सिंपल वे में इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना हो तो सिंपली i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो। अगर हम सिंपली क्या करें, रिप्लेस i विथ माइनस आई। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर i को माइनस आई से हम रिप्लेस कर देते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आ जाता है। और ज्योमेट्रिकली अगर कोई पॉइंट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसका रिफ्लेक्शन ले लिया जाए अबाउट एक्स एक्सिस, तो बेसिकली वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मॉड जेड मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन्स वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा, और कंजुगेट जेड बार मीन्स रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एडिशन, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐड करना है। तो यहां अगर ऐड किया जाए तो इसमें आई है और इसमें आई है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ रखेंगे तो ए सी, तो ए प्लस सी, और जिसमें आई था उनको एक साथ रखेंगे तो आई वहां से कॉमन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। तो क्या ध्यान रखना है, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो क्या दिखा, रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। मीन्स Z1 प्लस Z2 को अगर हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। तो क्या समझ में आया, एडिशन के केस में अगर हमसे पूछा जाए Z1, सपोज ये Z1, ये Z2, और ये जो रिजल्ट आया ये क्या आया, Z1 प्लस Z2। तो अगर हमसे बात की जाए रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 RHS की, तो वो क्या आ गया, A प्लस सी, मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस सी, रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, इसी चीज को अगर ज्योमेट्रिकली समझा जाए तो जैसा कि हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक वेक्टर के तरीके से भी समझ सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको अगर वेक्टर के तरीके से समझा जाए तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ने Z1 बनाया, Z2 बनाया, ये पॉइंट्स क्या है, A, B, Z2 इज इक्वल टू C प्लस आई डी। तो ये पॉइंट्स क्या है, C, D। तो वेक्टर के थ्रू हम जानते हैं जब एक वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करना हो तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर को हम पुट करते हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं, किसी भी वेक्टर को
हम इस तरीके से अगर हम उसके लोकेशन को चेंज करते हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज ना हो और उसका लेंथ चेंज ना हो, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। तो मैथमेटिक्स में हम जितने भी वेक्टर्स यूज करते हैं ये सारे फ्री वेक्टर के फॉर्म में ही यूज करते हैं। इसका मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो एडिशन में क्या करते हैं? एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर पुट करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का एक वेक्टर, अगर ये Z1 तो ये Z2 जिसको मूव किया फ्रीली Z2, और ये जो थर्ड वेक्टर आया फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? Z1 प्लस Z2। तो अगर एक वेक्टर था, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाए तो ये क्या आएगा? AI कैप प्लस BJ कैप, और अगर Z2 को लिखा जाए तो CI कैप प्लस DJ कैप। तो कैलकुलेशन हम जानते हैं, ये क्या आ जाएगा? A प्लस CI कैप प्लस B प्लस DJ कैप। इसका मतलब एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर अगर हम पुट करते हैं तो जो समेशन आया, जो रिजल्ट आया, रिजल्टेंट वेक्टर, ये क्या आ गया? A प्लस C कॉमा B प्लस D। तो हमने देखा अलजेब्रिक कैलकुलेशन में भी कि रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। और अगर हम कोई कैलकुलेशन ना करें वेक्टर वाले मेथड से, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर अगर हम पुट करें और इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो यही क्या आ गया? Z1 प्लस Z2। और ये पॉइंट्स जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन के साथ जो हमारा रिजल्ट आया था और इस डायग्राम में जो ये रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम ही होगा। तो एडिशन हम अलजेब्रिक मेथड से भी सोच सकते हैं, जहां कहीं भी Z1 प्लस Z2 लिखा हो और जहां कहीं Z1 प्लस Z2 लिखा हो तो ये पूरा डायग्राम भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। सबट्रैक्शन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करना है। तो A प्लस IB, इसको हमने एज्यूम किया Z1 माइनस एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस ID, इसको हमने एज्यूम किया Z2, और सब्ट्रैक्शन के बाद एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसको हमने एज्यूम किया सेज Z। तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z। हमें कैलकुलेट करना है Z की वैल्यू। तो इसको हम अलजेब्रिकली भी समझेंगे और ज्योमेट्रिकली भी समझेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करना है और एडिशन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अगर अलजेब्रिकली भी सोचा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस करना था, लेकिन अगर उस माइनस को अंदर ले लिया जाए, इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको ले जाते हैं तो ये इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? प्लस माइनस C प्लस I इंटू माइनस D। और एडिशन में हम समझ चुके हैं कि रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड करना और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, और हमारा रिजल्ट आएगा A प्लस माइनस C, मतलब A माइनस C प्लस I B माइनस D। तो क्या हमने देखा? रियल पार्ट में रियल पार्ट माइनस हुआ और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट माइनस हुआ। तो रिजल्ट क्या आ गया? A माइनस C प्लस I B माइनस D। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि ज्योमेट्रिकली इस चीज को हम कैसे एडिशन के साथ एसोसिएट करें, क्योंकि वेक्टर एडिशन हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो इसको अगर लिखा जाए तो Z1 इज इक्वल टू Z प्लस Z2, हम ऐसा लिख सकते हैं।
अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, और हमें पता करना है कि Z क्या है। तो अगर Z के बारे में सोचा जाए तो Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको अगर Z2 में ऐड किया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, Z1। तो Z2 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें Z को ऐड करना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें Z को ऐड करना है और रिजल्ट आ जाना चाहिए Z1। तो हमने बताया था कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है तो दूसरे वाले को पहले वाले के ऊपर रखते हैं और इनिशियल टू एंड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट आ जाता है। तो यहां पर ऑलरेडी Z2 हमें पता है और Z2 ऐड करना है और रिजल्ट क्या आना चाहिए, Z1। तो Z2 के ऊपर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाए, एक वेक्टर बनाया जाए, जो स्टार्ट तो Z2 से हो रहा है बट वो जा कहां तक रहा है, वो Z1 तक जा रहा है। और इसको अगर हम Z मान लेते हैं तो यहां हमें दिख रहा है कि अगर वेक्टर के फॉर्म में भी अगर एक वेक्टर है Z2, इसमें Z को ऐड किया जाए, Z को ऐड करने का मतलब उस वेक्टर को Z2 के ऊपर रखना और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अगर ज्वाइन किया जाए तो हमारे पास क्या आ गया, Z1। तो यहां से ज्योमेट्रिकली हमें समझ में आया कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस किया गया हो, Z1 माइनस Z2, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सोचना हो तो सिंपली जो पहले लिखा है प्लस साइन के साथ लिखा है उसकी तरफ एक वेक्टर बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है जो प्लस साइन के साथ लिखा है उसकी तरफ, और कहां से वो स्टार्ट करना है, जो माइनस किया हुआ है, मतलब टू माइनस फ्रॉम, मतलब गोइंग टू Z1 फ्रॉम Z2। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता होता और एक के टिप से दूसरे के टिप पे जाता हुआ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमें समझ जाना है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसकी तरफ जा रहा माइनस जहां से जा रहा है। तो हमने देखा कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस किया गया हो तो ज्योमेट्रिकली इसे सोचना बहुत आसान है। सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर के टिप से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना होता है। इस वजह से बहुत सारे केसेस में जब एडिशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ज्योमेट्रिकली सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 दूसरा Z2। अगर हमसे कहा जाए Z1 प्लस Z2 इसके बारे में सोचना है तो हम इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस माइनस Z2। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहा, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हमारे पास है Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस Z2। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 नहीं है बल्कि माइनस Z2 है। और जिस तरीके से वेक्टर में हम जानते हैं कि किसी वेक्टर के आगे अगर माइनस साइन लग जाए तो उसका साइन रिवर्स हो जाता है, उसी तरीके से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लग जाए तो उसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन चेंज नहीं होता बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो इसके डायरेक्शन को अगर रिवर्स किया जाए तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हमने चेंज नहीं किया बट डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो ये अगर Z2 तो ये क्या आ गया, माइनस Z2। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस किया हुआ है माइनस Z2। अब हमारे पास Z1 भी है और Z2 भी है। अब अगर इसे ज्योमेट्रिकली एनालाइज करना हो तो अभी मैंने बताया था टू माइनस फ्रॉम, मतलब
जिसकी तरफ जा रहा हो माइनस जहां से जा रहा हो। तो जिसकी तरफ जा रहा हो माइनस जहां से जा रहा हो, तो किसकी तरफ जाना है? Z1 की तरफ। और कहां से जाना है? माइनस Z2 से। तो माइनस Z2 ये रहा, और किसकी तरफ जाना है? Z1 की तरफ। तो सिंपली एक टिप से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के टिप तक जाना है, और जिसकी तरफ जाना है माइनस जहां से जाना है। तो Z1 की तरफ जाना है, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया? Z1 माइनस माइनस Z2 मीन्स यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है? Z1 प्लस Z2। ठीक है। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्लस के फॉर्म में सोचना, एडिशन के फॉर्म में सोचना, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सब्ट्रैक्शन इजी होता है, और इस फॉर्म में सोचने से कैलकुलेशन हमारा काफी इजी हो जाता है। अब अगर समझा जाए कि माइनस करने के बाद सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z2, तो हमने देखा था अगर हम एक से स्टार्ट करते हैं और दूसरे के टिप तक एंड करते हैं, तो जिस पे जा रहा है माइनस जिससे जा रहा है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हमने कहा कि ऑरिजिन से इसको ज्वाइन करो, तो ये सपोज A, B पॉइंट्स बना, और Z2 ये सपोज C, D पॉइंट बना। तो ये Z1 माइनस Z2 तो ऑरिजिन से जा ही नहीं रहा, ऑरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ये A, B पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इंप्लाइज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस IB, और Z2 C, D से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है C प्लस ID। और Z1 माइनस Z2 ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऑरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सिंपली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसा कि हमने कहा कि फ्रीली इसके लेंथ को बिना चेंज किए हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, बस इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑरिजिन पर शिफ्ट किया जाए, मींस सेम लेंथ रखते हुए इसके डायरेक्शन को नहीं चेंज करना है, पैरेलल इसको अगर शिफ्ट किया जाए, तो लेंथ भी हमने सेम रखा, डायरेक्शन भी हमने सेम रखा, और स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या कर दिया? ऑरिजिन। तो जो इसका टिप किसी ना किसी पॉइंट तक पहुंचा होगा, ये पॉइंट सपोज E, F, तो ये Z1 माइनस Z2 बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन पर शिफ्ट करने के बाद इसका टिप जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट से हमें Z1 माइनस Z2 का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा, E प्लस IF। बात समझ में है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं हो, और अगर हमें समझना हो कि एक्चुअली वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पैरेलल मूव करना है और स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन कर देना है, और टिप जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देना होता है।